हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी की दिवाली की छुट्टियां बहुत ही नज़दीक आ रही है और इसी बीच में बिल्कुल भी आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए, आज की जो क्लास होगी इसमें हम आपको स्पेशली समझाने वाले हैं केमिस्ट्री की ऐसी 15 अभिक्रियाएं जिसके बिना एग्जाम में पेपर कभी सेट ही नहीं होता। तो मैं आपकी सुभद्रा दीदी आज भी आपके लिए कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ लेकर आई हूँ। तो बच्चों, शुरू से लेकर के आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो बच्चों, जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र अगर आप मेरे साथ में तय करना चाहते हैं तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहली चीज बच्चों, बिना मोटिवेशन हमें कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो आज का एक छोटा सा शुभ विचार मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझना है कि जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अब हार रहे हैं, अब मैं इसके आगे क्या कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरी सारी उम्मीदें छूट गई है, उसी समय बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी उम्मीदें नहीं खोना है। आपने अब तक के स्ट्रगल किया है, आगे भी आपका जो स्ट्रगल है आपको अच्छे परिणाम ही देगा। और उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाए और कहीं ना कहीं बच्चों हमारे मन की जो निराशा है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे। तो आप सभी हार नहीं मानिएगा, हमारे साथ में अंत तक के जुड़े रहिए। इस चैनल पर आप लोगों ने भरोसा किया है तो बच्चों उस भरोसे को आप हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि आप लोगों को बता दे कि बच्चा जबान का बहुत ही बड़ा प्रमाण हम लोगों ने दिया है और वो हर बार दिया है। ठीक है, चीजें थोड़ी सी देर होती है पर वो दुरुस्त होती है। तो चलिए समझाती हूँ आपको वो टॉप 15 अभिक्रियाएं जिसके बिना पेपर सेट नहीं होता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी सबसे बेहतरीन अभिक्रिया, जो कि सबसे आसान अभिक्रिया भी होती है, जिसको कहा जाता है कि क्या होगा जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कर दी जाए, या क्या होता है जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में कर दी जाए, या क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर एल्यूमिनियम को डाल दिया जाए। तो बेसिकली आपको बता दूं बच्चों, यह अभिक्रिया का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें आप बोलते हो कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा। तो आप भी जानते हो धातु क्या होता है और आप भी जानते हो कि अम्ल क्या होता है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई अभिक्रियाएं आसान है, उनके लिए बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आती कि मैडम ये क्या लिखा है, चलो समझाती हूँ। तो बेटा जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है जिंक धातु, तो जिंक के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिंक की दानेदार जिंक आपको मिलता है, बुरादे में जिंक मिलता है, लोहे की कील मिलती है, लोहे का बुरादा मिलता है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों लोहे की छिलन को भी आप लोग शब्द प्रयोग मिला सकते हो। तो जब किसी भी धातु को किसी भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो वहां से वो हाइड्रोजन गैस को प्रतिस्थापित कर देता है। अगर आपको इतना याद रहेगा तो बाकी सारी चीजें आप लोग कर लोगे। तो चलो समझाती हूँ कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए जिंक ने जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो वो लवण बनाता है जिंक क्लोराइड। क्या किया जिंक ने यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। और आप जानते हो हाइड्रोजन अकेली प्रतिस्थापित नहीं होगी, उसके लिए आप लोग लिखोगे कि यहाँ से H2 गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो H2 गैस ही मिलेगी। और आप सभी देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, जिंक है और ये क्या है, क्लोरीन है। और आप सभी जानते हो जिंक का आयन क्या लिखते हो आप सभी, जिंक होता है आपके पास में 2+ आयन और क्लोरीन होता है ऋणात्मक आयन। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी कोई रासायनिक सूत्र बनाइए तो क्या करना है, आपको इनके आयन याद करना है। सूत्र बनाने के लिए आप कुछ मत करिए, जिंक के पैर के नीचे क्लोरीन का संयोजकता और क्लोरीन के पैर के नीचे आपके जिंक की संयोजकता आपको यूज करनी है। तो आपको जो सूत्र मिला है वो क्या मिला है, जिंक क्लोराइड का, जिसे आप लोग लिखते हो ZnCl2। अब अभिक्रिया को हम लोग बैलेंस कर देंगे तो आपकी ये अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसी प्रकार से आपको बच्चों मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, आप मैग्नीशियम धातु की H2SO4 के साथ अभिक्रिया, जिंक धातु की H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तथा लोहे की बच्चा आप सभी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया आनी चाहिए। ये सभी अभिक्रियाएं प्रश्न में
बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा मैग्नीशियम को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सा लवण बनता है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर लोहे ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो कौन सी गैस विस्थापित होती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि क्या होगा जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम और वायु, आपको बता दूं ये सिर्फ मैग्नीशियम नहीं किसी भी धातु के लिए सत्य हो सकता है, चाहे वो आपकी सोडियम धातु हो, पोटेशियम धातु हो, लिथियम धातु हो। ये सभी धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाती है। तो इसी प्रकार से जब आप लोग जला रहे हो ना तो जलाने पर क्या होता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जलाना मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। क्यों, हमारे वायुमंडल में कौन है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम को जब आप लोग जलाते हो तो वो किससे अभिक्रिया कर रही है बेटा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। जलाने का मतलब यही होता है कि वायु के उपस्थिति में जलाना मतलब O2 से अभिक्रिया, ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है। ओके, तो मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो क्या प्राप्त होगा आपको यहाँ पे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। सूत्र क्या लिखोगे इसका, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना ना भूलिएगा, संतुलित समीकरण पे संपूर्ण नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट जाते हैं। तथा आपसे इस प्रश्न में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि अगर आप इसको जल में घोलोगे बेटा, जब आप इसको जल में घोलोगे और यहाँ पे लिटमस परीक्षण करोगे तो जल में घोलने के पश्चात लिटमस परीक्षण करने पर यहाँ पर आपका जो भी लाल लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, नीला पड़ जाता है। और यही तो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, तो जल में घुलने पर यह बनाता है आपके पास में क्षार, ठीक है। अगर आपके पास जो भी ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाता है उसे हम क्षारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है वो ये है कि जब सफेद रंग के यौगिक को धूप में रखा जाता है तो उसका रंग स्लेटी हो जाता है। तो अगर आप लोग पहचान पाए हो तो यह बच्चा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, यह उदाहरण है प्रकाशीय वियोजन का। आप लोगों को बता दूं प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है और आप लोग भूल रहे होंगे, ये सफेद रंग का यौगिक आपको पहचानना है और ये सफेद रंग का यौगिक कोई और नहीं है, आप सभी का सिल्वर क्लोराइड होगा। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AgCl2। तो जब AgCl2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ध्यान रखिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl2 का वियोजन हो जाता है। यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है और स्लेटी रंग का चांदी बच जाता है ना। ये क्या बेटा, कुछ और नहीं है, ये क्या है, चांदी है ना, ये कुछ और नहीं है, क्या है, चांदी है। तो चांदी का रंग कैसा होता है, स्लेटी तो होता है, तो हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के बिना तो आप बोल सकते हो क्वेश्चन पेपर सेट ही नहीं होता। अगली अभिक्रिया है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसको आप विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हो। यह उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। यह किसका उदाहरण है बेटा, यह उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। और विस्थापन अभिक्रिया में यह इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि लिखा है नीला रंग का विलयन में हमने लोहा का कील डाला और क्या हो रहा है, उसका रंग हरा हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा नीले रंग का विलयन कोई और नहीं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन। इसका रंग कैसा होता है बेटा, कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, यह नीला रंग का होता है। तो जैसे ही आप इसमें लोहा डालते हो, और हम जानते हैं लोहा कैसा है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित करके बनाता है यहाँ पर CuSO4 से। बच्चा आप देख कह सकते हो कि आपका FeSO4 की प्राप्ति होती है और यह विस्थापन अभिक्रिया होने के पश्चात Fe ने Cu को हटा दिया, आपके पास में क्या मिल गया, FeSO4 मिल गया और इसका रंग होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। और यहाँ से आपको भूरे रंग का कॉपर मिल जाता है,
ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल विस्थापन अभिक्रिया के आपको आने चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया Fe2O3 के साथ में, यानी कि फेरिक ऑक्साइड के साथ में। सिमिलरली आपको एक और रिएक्शन आनी चाहिए जिंक की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया, और एक और है AgNO3 की कॉपर के साथ रिएक्शन। तो इस प्रकार से आपको विस्थापन अभिक्रिया के सभी उदाहरण अच्छे से करने हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जहां से प्रश्न बनता ही है। इसका परिभाषा को आप किस प्रकार से लिखोगे? परिभाषा बहुत सिंपल सी है कि जब दो जलीय विलयनों को मिलाने पर कोई अघुलनशील पदार्थ की प्राप्ति होती है तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अघुलनशील मतलब कि आपको कोई ठोस पदार्थ मिलेगा जो कि पानी में अघुलनशील होता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, तो Na2SO4 को जब बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, जब ये अभिक्रिया होगे तो क्या होगा आपको बता दूं, यह उदाहरण आयनिक या फिर आप कह सकते हो द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर इन दोनों के जलीय विलयन होते हैं और जलीय विलयनों में क्या होता है? आयनों की अदला बदली। और आप सभी जानते हो आयनों की अदला बदली मतलब सोडियम जो है वो जाके जुड़ेगा क्लोरीन के साथ में, और जो बेरियम है वो जुड़ेगा आपके सल्फेट के साथ में, और यह बनाते हैं BaSO4। BaSO4 ठोस अवस्था में पाया जाता है और इसका रंग सफेद होता है। पता था आप देख सकते हो क्लोरीन के साथ में आपके पास में नमक की प्राप्ति हो रही है, यानी सोडियम क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा बच्चों ये सभी उदाहरण भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। मैंने आपको समझाया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि आयनों की अदला बदली से यहाँ पर क्या हो रहा है? यौगिक की प्राप्ति हो रही है। और इसी का एक और उदाहरण हम कह सकते हैं, वो है बच्चा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण के अंदर आप सभी जानते हो क्या होता है? कोई भी अम्ल कोई भी क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल की प्राप्त होती है, साथ में अतिरिक्त क्या होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लिख सकते हो। अगर आपको अभिक्रिया याद नहीं आ रही है तो ये सबसे बेस्ट अभिक्रिया होती है। अगली जो अभिक्रिया है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, या यह प्रश्न किसी और यौगिक के साथ में भी आ सकता है। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप दो तरीके के क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, ठीक है। एक होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों की अभिक्रिया लगभग सिमिलर होती है। इसको चूने का पानी भी कहा जाता है। क्या होगा जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको दोनों ही परिस्थितियों में क्या करना है? तैयार रहना। तो पहला जो अभिक्रिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब कि आपने पानी घोल रखा हुआ है, पानी में घोल रखा है, और जब आप लोगों ने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करी तो किस यौगिक की प्राप्ति होती है? तो ध्यान से आपको समझना है कि जब पहली प्रक्रिया होती है तो पहली प्रक्रिया में आपको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 की प्राप्ति होती है एंड साथ में ऑफ कोर्स जल भी बनेगा। पर एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हो तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा देर तक फ्लो करोगे तो आपको यहाँ पर एक और यौगिक मिल सकता है जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही परिस्थितियों में सही होगी हमारी अभिक्रिया, आपको बस संतुलित करके लिखना है। इसी प्रकार से जब आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के ट्वाइस के साथ में मान लीजिए आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया, एक होता है कम समय के लिए और दूसरी बेटा सेम अभिक्रिया होगी अधिक समय के लिए, है ना। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मेंशन नहीं है तो ऊपर वाली अभिक्रिया, मेंशन है तो नीचे वाली अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में मिलेगा जल, ठीक है। यह भी एक प्रकार का अवक्षेप होता है, इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिएगा।
अगला जो आपका अभिक्रिया है, बहुत प्यारी अभिक्रिया है कि क्या होता है जब बेकिंग सोडे को आप लोग गर्म करते हो। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला अगर आपको याद है बच्चा तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है। NaHCO3 को आप जब लिख रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे कहा जाता है बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं बेटा, ये जो एक टर्म है इसे कहा जाता है बाइकार्बोनेट। आप इसको बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो जब भी आप इसे गर्म करोगे, गर्म करने पर क्या होगा, यहां से आपका ध्यान रखना कि ये जो कार्बोनेट है वो टूटेगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ में आपको जल की वाष्प मिलेगी एंड आपका एक और केमिकल बनेगा जिसका नाम होगा Na2CO3, जिसको आप लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हो। याद रखना ये अभिक्रिया एग्जाम में पूछ ली जाती है एक बहुत ही कॉमन नाम से कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी अभिक्रिया होती है। अग्निशामक यंत्रों में इस प्रकार से आपके बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, जो आग बुझाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो रिमेंबर, देखो पॉइंटर्स तो मैं ऐसे बता सकती हूँ कि प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको सब अपना कॉन्शियस माइंड बिल्कुल रेडी रखना है कि यार क्या क्या प्रश्न में पूछा गया है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिप्सम से पीओपी और पीओपी से जिप्सम, दोनों ही प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो जो होशियार बच्चा होगा ऑफ कोर्स उसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बट जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता, बेटा जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र होता है। तो जब आप लोग क्या कर रहे हो, उसको पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हो, तो ध्यान रखिएगा आप 373 केल्विन ताप पर क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, या इससे आप लिख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने गर्म किया। ठीक है, एक ही बात है, ध्यान रखना 373 केल्विन ताप या 100 डिग्री सेल्सियस दोनों सेम ही बात है। जब आप गर्म करोगे तो आपको यहाँ पर मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। ठीक है, और यहां से 3/2 जल के अणु बाहर मुक्त हो जाते हैं। और ये जो पाउडर है, अगर आप इसको वापस से बेटा उल्टा करोगे मतलब आपने क्या कर दिया, आपने पानी मिला दिया, तो आपको जिप्सम की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों ही वाइस वर्सा, आप इस अभिक्रिया में पहले आप गर्म करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जिप्सम। इसका यूज कहाँ किया जाता है, डॉक्टर हड्डी जोड़ने में इसका यूज करता है ना, वो प्लास्टर लगाता है हमारे हाथों के ऊपर, ये वही है। अगला प्रश्न है आपके पास में, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल के साथ खाने का सोडा मिला दिया जाए। बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल बच्चों, ये अभिक्रिया आपको बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक में भी पूछी जाती है। एसिटिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है, और बेटा खाने का सोडा क्या है, एक कार्बोनेट है। ध्यान से सुनना, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसमें क्या मिला रहे हो आप लोग, खाने का सोडा। खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। करना क्या है, ध्यान से वापस से, ये कौन है बेटा, ये एक अम्ल है, और यह कौन है, यह एक प्रकार का कार्बोनेट है, या आप लोग इसको बोल सकते हो यह एक बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ये हिंट बता रही हूं, याद करने की ट्रिक है। ये कौन है, ये एक बाइकार्बोनेट है, और ये कौन है, अम्ल है। अब करना क्या है, करना ये है कि मैंने जैसे आपको पहले भी हिंट दे रखी है इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो बेटा कार्बोनेट होता है ना, दिस कार्बोनेट जो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रही हूँ नीले रंग से, ये कार्बोनेट जब टूटेगा तो बाय डिफॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ वाले आप बोल सकते हो OH के साथ मिल करके जल का निर्माण करेगा। तो आपके पास में जो यौगिक बनता है बेसिकली, वो यौगिक को आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ मत करो, ध्यान से सुनना, आपको क्या मिलेगा, लवण की प्राप्ति होगी, जल की प्राप्ति होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, दैट्स इट। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, तो जब भी कार्बोनेट दिख जाए, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, क्या मिल रहा है बेटा, हमें जल की प्राप्ति हो रही है, प्लस
हमें क्या मिल रहा है, लवण की प्राप्ति हो रही है। अब लवण कैसे मिलेगा, हमारे पास में अम्ल कौन सा है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जब लवण बनता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। जब भी एसिटिक अम्ल अपना कोई लवण बनाता है वो हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा और जो भी यहाँ की धातु है उसको जोड़ देगा, यानी सोडियम ने यहाँ के हाइड्रोजन को हटा दिया। तो आपको क्या मिल गया, CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। इस लवण का नाम होता है बेटा, इसे आप कहते हो सोडियम एसीटेट। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन नंबर है 11। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। यह भी लगभग देखो, विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको आप बोलते हो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। क्या नाम है दूसरा इसका, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं कपड़ों को कलरलेस करने के लिए, यानी कपड़ों के अगर आपको रंग उड़ाने हैं, आप चाहते हो कि आपके कपड़े पे कुछ दाग लग गए, धब्बे लग गए, उसको उड़ाना चाहते हो, तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर कलर्स को रिमूव कर देता है। तो आप यूज कर सकते हो CaOCl2 का। एंड जब आप लोग इसके साथ में कोई भी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हो तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा यौगिक प्राप्त होता है जिसे आप बोलते हो कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 की प्राप्ति होगी। एंड साथ में आप कह सकते हो कि आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में निकल के यहां पर बना लेता है HCl गैस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपके पास में जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। मुझे लगा कि दिस इज योर कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास में ऑक्सो क्लोराइड रिएक्शन करता है तो ऑक्सो के साथ में रीज़न ये हो जाता है कि व्हेनेवर H2SO4 रिएक्ट्स विद इट, तो H2 आपके पास में यहाँ पर क्या करने वाला है, ये वाली ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो क्या हो जाती है, मुक्त हो जाएगी। तो आपके पास में बन जाएगा यहाँ पे वाटर प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं ये, वैसे बहुत रेयर पूछा जाना वाला क्वेश्चन है बट आपको प्रिपेयर रहना है। अगला जो क्वेश्चन है निस्तापन और भर्जन। देखिए निस्तापन और भर्जन का लॉजिक बहुत सिंपल सा होता है। निस्तापन को मैं याद रखने की ट्रिक बताती हूँ कि बिना ऑक्सीजन के, नी मतलब कि नहीं, नी मतलब हमेशा मैं ट्रिक बताती हूँ, नी मतलब कि नहीं, है ना, संस्कृत शब्द होता है नी। ठीक है, और यहाँ पर भर्जन को मैं याद रखने का तरीका बताती हूँ, विच इज भूंजना। कैसे भूंजना, वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति में, O2 की प्रेजेंस में या O2 की उपस्थिति में। और आपके पास में निह मतलब है नहीं, किसकी उपस्थिति में, तो नहीं कौन, O2 की अनुपस्थिति। दो चीजें हैं आपके पास में, और अब चलो समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको इन दोनों ही बातों पे गौर करना है। सबसे पहले बात, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया निस्तापन, तो निस्तापन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपके पास में आपका जो अयस्क है वह अयस्क कौन सा अयस्क होता है, कार्बोनेट प्रकार का है। वो अयस्क का प्रकार कौन सा है बेटा, वो कोई कार्बोनेट का अयस्क है। कार्बोनेट का अयस्क उदाहरण के लिए जिंक का कार्बोनेट है। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, नहीं, हम डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं इसे। और जब हमने गर्म किया तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जा रही है, यहाँ से बाहर निकल जा रही है। तो इसे कहा जाता है आपका निस्तापन अभिक्रिया। ठीक है, ये ध्यान से
कोई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी क्या? नहीं, हम बिना ऑक्सीजन के या बहुत कमी में गर्म करते हैं। फिर बात करते हैं भूंजना यानी कि भर्जन अभिक्रिया। भर्जन में क्या होगा? अब आपके पास में जो अयस्क होगा वो किस प्रकार का होता है? यहाँ पर अयस्क होगा सल्फाइड अयस्क और सल्फाइड अयस्क का उदाहरण लेते हैं जैसे कि जिंक सल्फाइड। तो जब आप लोग जिंक सल्फाइड को गर्म कर रहे हो तो याद रखना कि ये ऑक्सीजन के साथ, यानी अभिकारक कौन रहेगा? ऑक्सीजन। क्या वहां पे अभिकारक ऑक्सीजन थी? नहीं थी। तो अब यहाँ पे अभिक्रिया होगी और आपको मिलेगा जिंक का ऑक्साइड प्लस सल्फर का डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। बेटा संतुलित जरूर करिएगा, इन पूरी की पूरी अभिक्रियाओं को आपको बैलेंस करना है, भूलिएगा नहीं। मैंने बैलेंस नहीं करी हुई है तो ट्राई टू बैलेंस इट आउट बाय योर ओन, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा। एंड 13 नंबर की क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होता है जब मेथेन का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है? अब बच्चों ये ना जो अभिक्रिया है चैप्टर नंबर 4 की अभिक्रिया है, बट स्टिल हम लोग करने वाले हैं। तो मेथेन जो है वो क्या होती है? CH4। मेथेन का सूत्र होता है CH4। बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जल्द ही कार्बन और उसके यौगिक का क्लास करने वाले हैं दिवाली के बाद में, तो वहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही मक्खन तरीके से बेटा हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि तुम इस चैप्टर को बहुत ही नए तरीके से पढ़ने वाले हो। तो दिवाली के बाद आप ब्रेक लीजिए, आराम से पढ़िए एंड फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो मेथेन की जब अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ में, तो देखो सिंपल सी बात है, ये कौन है आपके पास में? कार्बन। वो कौन है? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी, पर साथ में यहाँ पर जल का भी निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्या होगी? आपको प्राप्ति होगी। तो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस्ड नहीं है केमिकल रिएक्शन, 4 हाइड्रोजन वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। आप लोग बैलेंस करना मत भूलिएगा, काम आप लोगों का है, होमवर्क ही पूरा का पूरा ये है कि अब आप सभी को जितनी अभिक्रिया करवाई है उसको आपको बैलेंस करके लिखना है। मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आपको स्वयं करना है। द लास्ट क्वेश्चन, और बच्चों इसके बाद में आपका ये है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये प्रश्न और ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न क्रमांक 15 और 14, ये दोनों प्रश्न आपके हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। अब देखिए ये सारे प्रश्नों को मैं इकट्ठा आपको अभी नहीं बता सकती, पर ऑफ कोर्स इसको बहुत ही प्यार से और डिटेल में हमें समझना है। इन सारी की सारी अभिक्रियाओं को मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो बहुत ही जल्दी आपकी दिवाली फेस्टिवल के बाद में क्लासेस चालू होने वाली है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, क्लासेस का बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, पर डर के आगे ही जीत है। तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंजॉय कीजिएगा, बट साथ में पढ़ाई को बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।